करेंगे। और रूरल बेल्ट की तो स्थिति सोचिए, की स्थिति आप सोचिए। इसके साथ साथ जीएसटी में अभी कैलाश जी भाई साहब हमको ये बता रहे कि एक्साइज ड्यूटी लग गई ज्वेलर्स पे, और आपने बहुत संघर्ष किया, 60 दिन तक लड़ाई करी और 10 करोड़ या 12 करोड़ का टर्नओवर पे लिमिट पे एक्साइज ड्यूटी लाए। अब वो एक्साइज ड्यूटी 20 लाख पे आ रही है, किसी को मालूम नहीं है। हर व्यापारी वो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका नाम जीएसटी में सीजीएसटी हो जाएगा उसके अंडर कवर हो जाएगा। तो एक जो एक्साइज ड्यूटी अभी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर है वो रिटेल लेवल तक आ रही है, किसी को मालूम नहीं है। हम कहते हैं 1 कंट्री 1 टैक्स, लेकिन ना तो ये 1 कंट्री 1 टैक्स है क्योंकि हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो 29 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी है, हर स्टेट का अपना अलग टैक्स लॉ है। हो सकता है प्रोविजन सिमिलर हो, बस ये कहां बंधन है कि बाद में स्टेट उससे डेविएट नहीं कर पाएगा। तो बड़ा जो है वो बड़ा होता जाएगा, मेरा ये मानना है। हम जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए जीएसटी है, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है उसके लिए मैं तो यही कह सकता हूं भगवान बचाए उसको। चलिए, ये बात आपने सही की। अरुण जेटली 15 जुलाई 2014 को जब पहला बजट पेश कर रहे थे और जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी तो मीडिया ने उनसे पूछा भी था कि आपने लोअर क्लास और अपर क्लास के लिए बहुत कुछ रखा, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास का ध्यान भगवान रखेगा। तो यह साहब सही कह रहे हैं, वही एक बात है कि भगवान के भरोसे मिडिल क्लास है। और नोटबंदी की जो बात है उसका भी असर सबसे ज्यादा है एमएसएमई सेक्टर या मध्यम वर्ग या फिर कहें कि उन लोगों पे ज्यादा पड़ा है जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है और अपने जो पैसा होता है उसके जरिए उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि चले एक रोटेशन में आए और वो पैसा मेरा बचा भी रहे और मेरा व्यापार भी चलता रहे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। देखा जाए जो परिवर्तन ये लोग लाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे अभी तक जो पिछले 2 साल में आपने देखा है कहीं सफलता तो नहीं मिला है। एक साथ रेल बजट को और दोनों को बजट को एक साथ करने का जो इनका सोच है, हर एक समय सोचते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जो धरातल पर जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बजट का जो है एक तो सबसे पहले एज ए यूथ मैं बताना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स का भी जो हमारा सिनेरियो है, जो इनकम टैक्स स्लैब्स है और जो टैक्सेशन का जो है, जितना जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग टैक्सेशन का, वो कम होना चाहिए। आफ्टर दैट कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसके बाद से हमारी अपेक्षा बढ़ गई है कि हमारी उम्मीदें बढ़ गई है कि ये टैक्सेशन जो है ना ज्यादा, वो उसको कम किया जाए, कुछ भी रिलैक्सेशन दिया जाए। जो ये बजट आ रहा है 1 फरवरी को,
इससे जनता को बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट जनता के हित में कार्य करे और जो भी ये टैक्स वगैरह जो है उसको बढ़ा करके 2.5 से आगे 3.5 तक करे। यही बजट पास करने में गवर्नमेंट की सहायता चाहिए कि जनता के हित में ही कार्य किया जाए। व्यापारियों का सबसे पहली मांग ये है कि उनके लिए जो जीएसटी आ रहा है उसमें हमने ये कहा है कि आप उत्पादन पर आयात और निर्यात पे टैक्स लगाइए और जिनकी 50 लाख रुपए तक की सेल है उनके लिए आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2017-18 पे। कैसा हो बजट? हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार तो कुछ राहत देना चाहिए और बड़ा तबका मध्यम वर्ग जो है उसने हर बार जेटली साहब की यही बातें सुनी है कि भगवान के भरोसे रहिए, तो भगवान ने तो मदद की लेकिन अब सरकार से भी मदद की उम्मीद है। और जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सरकार को इस पे हर तबके का ध्यान रखना चाहिए और उम्मीद की जा सकती है कि ये बजट बेहतर होगा। टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद है और क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी दोनों के बीच का बजट है ये। चलिए, अपरा कुशल जी भी हमारे साथ में है। अपरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बजट को लेकर के गवर्नमेंट की तो अपनी एक्सरसाइज है लेकिन हर आम व्यक्ति भी अपने गणित में लगता है कि हाँ, यहां अगर मुझे राहत मिल सकती है तो थोड़ा बेनिफिट होगा, या एक्सरसाइज करते हैं कि सरकार से ये तो उम्मीद करनी चाहिए हमें कि ये तो राहत मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बजट की बात हो रही है, हर साल होती है और हर बार हमारी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट जो डीमोनेटाइजेशन का दौर चला और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले मैं इतना जरूर रखना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट को एक लार्ज चंक ऑफ द मनी सेट असाइड करना चाहिए लोगों को नॉलेज देने के लिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कैसे हो। आप डिजिटल इंडिया की उम्मीद कर रहे हैं, आप डिजिटाइजेशन की उम्मीद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट में बहुत सारी औरतों के साथ दिन रात काम करती हूँ, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं और कोई ऐसा जन नहीं है जो वहां पर सिखाने के लिए मौजूद है। तो एक बड़ा अमाउंट एक उनको सेट असाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को कि डिजिटल नॉलेज इम्पार्ट करे कुछ चीज इंट्रोड्यूस करने के बाद। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि डिजिटल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो है उस पर एक रिडक्शन हो जाना चाहिए, जो एक कमीशन या टैक्स बोलते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप यही सब चीजों के दौरान आज ही की बात है कि जैसे कि अभी इससे पहले आप बता रहे थे कि बहुत सारे नए रिफॉर्म्स तो आ रहे हैं, बट हम लोग क्या इक्विप्ड हैं? आज पूरा दिन एसबीबीजे का जो सर्वर था वो डाउन था। एज ए रिजल्ट बैंक में लंबी लाइन थी, बहुत सारी चीजों की आज अंतिम तिथि थी। तो अब अंतिम तिथि तो आज है, पर आज ही के दिन सर्वर डाउन है। इसके बारे में क्या मतलब एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? लंबी लाइनें हैं, बाहर तक लोग चिल्ला रहे हैं, सर पीट रहे हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी चीज मुझे ऐसा मतलब लगता है कि गवर्नमेंट शुड गिव अ फर्म डेट, एक फर्म डेट दे देनी चाहिए कि जीएसटी अब से लागू होगा, इस डेट से लागू होगा। बहुत लुका छिपी हो गई है, हम भी चाहते हैं कि बहुत चीजें ईज आउट हो जाए, ई कॉमर्स का दौर है, तो एक डेट दे दी जाए जिससे कि हमारे पास बहुत सारी श्योरिटी आ जाए। और स्टार्टअप्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है जो 3 साल का उन्होंने रिलीफ करा है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देना चाहिए। इसी तरीके से लोगों को और ज्यादा इनिशिएटिव लेने का मन करेगा और ज्यादा लोग इनिशिएटिव ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये 3-4 चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो सपना मोदी सरकार ने देखा है और जो उन्होंने बोला है, तो देखिए सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, पर एक आम आदमी यही चाहेगा कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उसके तक जाए और हर साल की तरह कहीं ना कहीं उसको ये बेवकूफी तो नहीं मैं बोलूंगी, बट कहीं ना कहीं वो मूर्ख ना बन जाए कि ये सब हो गया पर जो मुझे बेनिफिट मिला वो इतना था ही नहीं। बिल्कुल रुचि जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि हमने जब नोटबंदी के बाद कुछ लोगों से चर्चा की थी तो उनका कहना था कि आज हम सबको चारा नहीं है, पैसा है नहीं, कार्ड स्वाइप करा करके हमें शॉपिंग करनी पड़ती है। और साइबर क्राइम्स इतने हुए हैं पहले, उनका डिस्पोजल अभी पुलिस के पास में है नहीं। एक नई लायबिलिटी और बन रही है उनकी। ये तो अभी पता नहीं है कि अब
जैसे ये भी कहा जा रहा है कि 3 बार के ट्रांजैक्शन के बाद में आपको पैसा लगेगा, क्योंकि देखिए जब परेशानी होती है व्यक्ति की और वो जब निकलना चाहता है बाहर, तो उसके एक हैबिट में आता है कि मुझे राहत चाहिए, 2 पैसे मेरे लग भी जाए तो कोई बात नहीं है। नोटबंदी के बाद में एक ऐसा भी माहौल तैयार हो रहा है कि लोग परेशानी से बाहर निकलने के लिए अगर थोड़ा टैक्स भी लगेगा तो एक आदत में लाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो हमें लगता है कि अगर 3 बार के ट्रांजैक्शन में कोई ले रहा है तो अभी 24,000 रुपए सेविंग अकाउंट से निकालने की लिमिट की हुई है, और बीच में चर्चा थी कि 3 बार से ज्यादा अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे। हो सकता है कि लग भी रहे हों बहुत सारे लोगों के। आपको 50,000 से ज्यादा अगर आप पैसे निकालेंगे तो आपका टैक्स लगेगा, आप उससे अगर चेक के जरिए भी पे करेंगे तो भी टैक्स लगेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी हैबिट में आ रही हैं। आपको लगता है कि सरकार को इन चीजों पे भी, महज ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी अपनी तरफ से कुछ कह रही है या कुछ एक्सपर्ट्स से कह रहे हो, देखिए वो लाखों लेते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन आम जन जो है क्या वास्तव में उसके धरातल पे आकर के कोई चीजों को सोचा जाता है बजट से पहले? मुझे लगता है ये फिर वही बात आ गई कि बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं जो देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और क्या वो उन लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके लिए बन रही हैं, तो जब तक ये चीज मॉनिटर नहीं होगी तो कितनी भी घोषणाएं हो जाएं और कितनी भी योजनाएं बन जाएं, वो चीजें सफल होने में मुझे शक है। दूसरी जो बात जो अभी आपरा भी कह रही थी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि आप ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ये होगा कैसे, और स्पेशली मिडिल क्लास को तो अभी तक भी वो संशय में है कि वो किसी भी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या उनका पैसा सेफ है, क्या उनके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीजें उनको, और फिर अगर ये सब सुनने में आता है कि 3 बार के बाद टैक्स लगेगा और इस पर भी कमीशन देनी पड़ेगी, और जो घिया साहब बात कर रहे थे कि 2% जो कमीशन लेते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, वो फाइनली व्यापारी नहीं, वो तो जो खरीदार है वो ही पे करता है। आप किसी भी ज्वेलर के पास चले जाइए और उनसे अगर आप कार्ड पर खरीदना चाहते हैं ज्वेलरी, तो वो कभी भी वो 2% आपको पे करना ही पड़ता है अगर आप कार्ड से ले रहे हैं। किसी भी तरह से वो तैयार ही नहीं होते कि आप वो 2% वेव ऑफ हो जाए। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये सारी जो मार है वो मिडिल क्लास पर ही पड़ रही है, और जो लोअर क्लास है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो अपर क्लास है उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मिडिल क्लास के लिए ये सारी चीजों पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कदम होना चाहिए जिससे लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो कि ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है या जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए और हमारे लिए ही किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ अजय गुप्ता जी है, एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, और काफी एमएसएमई का बड़ा रोल है देश के एम्प्लॉयमेंट में, एक एम्प्लॉयर के रूप में कहा जा सकता है। बेशक बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतने बड़े एम्प्लॉयर नहीं है जितना बड़ा एमएसएमई सेक्टर, ये गवर्नमेंट भी जानती है। लेकिन क्या वास्तव में उस एम्प्लॉयर का पिछले 3 बजट में ख्याल ज्यादा नहीं रखा गया? इस बार क्या उम्मीद है? अजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, संघर्ष कर रहा है अभी एमएसएमई, इस बजट से कुछ उम्मीद है? क्योंकि मिडिल बजट होगा ये मोदी सरकार का। एमएसएमई से को तो बहुत ज्यादा उम्मीदें करनी चाहिए। तो जैसे आपने खुद ने कहा कि 3 साल में एमएसएमई के लिए कुछ नहीं किया गया, और यदि एमएसएमई इस बजट के लिए कुछ नहीं किया गया तो एमएसएमई सेक्टर ऑलमोस्ट खत्म सा ही है। आपको एक फिगर समझनी चाहिए कि 4 करोड़ एमएसएमई है इस देश में, और पहले ही बहुत बड़ी मंदी थी। इसके बाद अभी जो इफेक्ट्स हुए और फिर जीएसटी आएगा तो एमएसएमई कितना स्ट्रेंथन नहीं हो पाया अभी तक कि उन सब चीजों का मुकाबला कर ले। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई को छूट देने के लिए या उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए बजट में कुछ ड्रास्टिक प्रावधान गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मेरा तो ये सोच है। किस तरह के प्रावधान हो? वो प्रावधान होने चाहिए, टैक्स रिलेटेड भी होने चाहिए, इनकम टैक्स रिलेटेड भी होने चाहिए। इसके अलावा जैसे अब जीएसटी में बहुत सारे प्रावधान आएंगे, खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पंकज यहाँ बैठे हैं, लेकिन अब जो मुझे दिख रही है ना, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मैं पॉजिटिव आउटलुक नहीं देख रहा हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को देखने वाले गवर्नमेंट के अंदर पॉलिसी मेकर्स का विजन नहीं है कि वो एमएसएमई की जो वास्तव में जो इश्यूज हैं उस पर वो चर्चा कर उसको समझ पाए। अजय जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे यहाँ पे। मैं बाहर की तो बात नहीं करता, राजस्थान की मैं बात करता हूँ। निर्मला सीतारमण और कलराज मिश्र दोनों इसके मंत्री हैं, और जब जयपुर में आए थे एमएसएमई को लेकर के काफी चर्चा हुई थी रिसर्जेंट राजस्थान में भी, और एमएसएमई डे जब सेलिब्रेट किया था मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के बाद में, आप भी मौजूद रहे दोनों वक्त में। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कहा वादे किए, वो नहीं दिखाई दे रहा।
क्या वास्तव में कहीं कोई डायलॉग चल रहा है जिससे कहा जा सके कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हम इस बजट में जरूर ख्याल रखेंगे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप लोगों की ऑल इंडिया एसोसिएशन बनी हुई है, कभी चर्चा होती है कि एमएसएमई सेक्टर के लोगों को जब बुलाया जाता है प्री टॉक्स ऑफ बजट, क्या उस पर कुछ गौर फरमाती है सरकार? देखिए, एमएसएमई के जो आप बात करें, जो माननीय मंत्रीगण जयपुर में आए थे तो बहुत सारी बातें हमने करी, और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमेशा आता है, बट कितने सालों से मैं देख रहा हूँ सब एसोसिएशन में, वो है उनको इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। आपने कहा सब CGFTRI जो थी फंड, किसमें क्रेडिट गारंटी फंड है बिना कोलेटरल के, पहले 1 करोड़ की लिमिट थी, अब आपने अनाउंस कर दिया 2 करोड़। लेकिन हम ये तो जाने कि 1 करोड़ कितना मिला। सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि जो बैंकर्स हैं वो उनको अवेयर नहीं है, और बैंकर्स देते ही नहीं किसी को लोन। हम कह रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ कर दिया तो 1 करोड़ नहीं मिलता था, तो 2 करोड़ भी नहीं मिलेगा। तो आज की तारीख में एमएसएमई का सबसे बड़ा संकट है इस देश में, वो ये उसके पास फाइनेंस, टाइमली फाइनेंस नहीं मिल रहा उसको। और फाइनेंस नहीं मिलता तो पहले तो इकोनॉमी 2 नंबर की होती थी, कहीं इधर उधर से करके वो चला लेता था। अब तो उसको कैपिटल चाहिए, और आज की तारीख में कैपिटल कैसे मिलेगी इसके बारे में कोई, मुझे लगता नहीं कोई एक्टिवली को सोच रहा है कि उसको कैपिटल कहां से मिलेगी। आप उधार ले नहीं सकते, किसी की छोटी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पहले तो आप कहीं से भी उधार ले लेते थे, अब तो आप ले ही नहीं सकते, आपको सीधा कैपिटल इन्फ्यूज करनी है। और कैपिटल बिना बैंक के कहां से मिलेगी, इसका आंसर कोई दे नहीं पा रहा है। और दूसरी जो आपने कहा कि जो सारे एसोसिएशन में हम चर्चा करते हैं, हम सबमिट भी करते हैं मेमोरेंडम, हम सारे लोग सबमिट करते हैं, और हर बार ये बोला जाता है कि साहब बैंकों को आप टारगेट दीजिए, और बैंकों से ये इंश्योर करिए कि बैंक जो फाइनेंस का जो सिस्टम आप कह रहे हैं कि फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा, वो इंश्योर करें। आप ये तो देखिए कि कितने लोगों को 1 करोड़ या 2 करोड़ का क्वालिटी फ्री लोन मिल रहा है। आज आप किसी बैंक में चल जाइए जयपुर में, वो बात ही नहीं करेगा क्वालिटी फ्री लोन की, कहेगा जी क्वालिटी कितना है, यदि क्वालिटी होता है तो CGFTRI फंड की जरूरत ही कहां थी। दूसरी समस्या वर्किंग कैपिटल की है। वर्किंग कैपिटल के लिए एमएसएमई की कोई नॉर्म्स तय नहीं है किसी बैंक में, वो ट्रेडर्स अकाउंट्स के हिसाब से वर्किंग कैपिटल देते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी चीजें दी। और लास्ट में कहना चाहूंगा साहब कि एमएसएमई एक्ट जो है 2006 में आ गया था और 2011 में लागू हो गया। आज की तारीख में 90% सरकारी डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम है कि एमएसएमई एक्ट के तहत कानून बन गया कि आपको 45 दिन में पेमेंट करना है एमएसएमई से रिलेटेड जो सप्लायर्स हैं, या एमएसएमई को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है प्राइस में स्टेट्स में। ये सारे प्रावधान 90% स्टेट डिपार्टमेंट लागू ही नहीं करते। और हमेशा हम कहते हैं कि एमएसएमई हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एमएसएमई एक्ट 2006 जो 2011 में कानून लागू हुआ था उसको अर्नेस्टली अप्लाई कर दीजिए। मैं कहता हूं सब एमएसएमई खुश हो जाएंगे, हमें जरूरत नहीं बड़ी बड़ी बातें करने की। वो कानून इतना शानदार है, 2011 से एप्लीकेबल हो चुका, उसमें सब सेफगार्ड्स हैं, एक इंटरनेशनल एमएसएमई का कानून है। मेरा सवाल यह है सर आपसे कि आपके जो सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, अपनी आपकी एक यूनियन भी बनी हुई है, वो लोग जैसे मैंने कहा कि प्री टॉक्स में भी जाते हैं, कभी इस मामले को उठाते हैं कि सरकार या अभी बिल्कुल ध्यान चाह करके भी ध्यान नहीं देना चाहती है? सब हमेशा उठाते हैं, सरकार को भी हर मेमोरेंडम में हम एमएसएमई के बारे में बात करते हैं, तभी तो आज एमएसएमई एक्ट बना और जीवन मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वजूद में है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि एमएसएमई की जो ग्रास रूट इश्यूज हैं, जो समझने चाहिए, वो कंपैरिजन करने चाहिए, वो उस पर हम लोग बात नहीं करना चाहते। और एमएसएमई कॉम्पिटिटिव कैसे बने टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, इस पे कोई मुझे लगता है चर्चा नहीं होती। आज क्लस्टर है, क्लस्टर के रूप में आप एमएसएमई को बहुत बड़ा बढ़ा सकते हैं, क्लस्टर की दुनिया भर की स्कीम है, लेकिन वो एक्चुअली अंडरस्टैंड इंप्लीमेंट ही नहीं होती, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से नहीं होती। चलिए मैं आऊंगा आपके पंकज जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, लंबे समय से आप बजट देख रहे हैं और सरकारों का बजट के अलावा एक समीक्षक की नाते उस नजरिए से भी आप देखते हैं कि कमिंग डेज में इलेक्शन है, या फिर क्योंकि जब सरकार आती है तो बैठते हैं, एक बात ही कहते हैं, क्योंकि बाहर होते हैं तो आप अपोजिशन में होते हैं, उस वक्त ये ध्यान होता है कि सरकार ने जनता पे बाहर ला दिया और जनता की सरकार ने, लेकिन आप जब उस कुर्सी पे बैठते हैं तो एक बात कही जाती है कि विकास के लिए कड़वी घूंट तो आपको पीनी ही पड़ेगी। वो कड़वी दवा जो है डाइल्यूट होते होते 2.5 साल में तो मुझे लगता है कि हमारी जुबान को पसंद आनी चाहिए। अब तो देखिए, कड़वी दवा तो अब चालू हो रही है। अभी जीएसटी अभी सर्विस टैक्स 15% है, उसको हम मानते हैं कि 16 से 18%। हाँ बिल्कुल, ये ले जा सकते हैं। अब अगर 16 से 18% सर्विस टैक्स हर सर्विसेज पे लग रहा है, अगर आम जन की बात करें, बिल्कुल जो ना तो व्यापारी है ना नौकरी पेशा है, तो आम है, वो भी मोबाइल कर रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है, हवाई जहाज से जा रहा है, रोडवेज से जा रहा है, हर जगह सर्विस टैक्स लग रहा है उसको। अगर वो सर्विस टैक्स बढ़ता है तो हर आम जन को वो इफेक्ट करता है। हम
इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, लोगों की आशा है कि 5 लाख कर देंगे। 5 लाख अगर कर दिया तो वाकई में सरकार एक बड़ा एक राहत दे सकती है, स्टेप लेगी, राहत होगा सबके लिए। लेकिन अगर 50,000 रुपए आपने स्लैब को बढ़ा दिया, 3 लाख तो आज का इन्फ्लेशन रेट से आप देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हम अभी आपने अजय गुप्ता जी से एमएसएमई की बात करी, वो कड़वे घूंट के संदर्भ में आप समझिए, अभी एमएसएमई सेक्टर को 1.5 करोड़ तक सेंट्रल एक्साइज से छूट प्राप्त है। जीएसटी अगर लागू होता है तो वो छूट खत्म हो रही है, उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है। 20 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट रख दी है, 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो एक्साइज अभी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है वो रिटेल लेवल तक आ रही है, तो टैक्स इंपैक्ट बढ़ रहा है। जीएसटी की मैक्सिमम रेट 28% प्लस सेस है, मतलब कुछ गुड्स पे 40-45% तक जा सकती है, बट 28% और 18% 2 मेजर रेट आएंगे। अगर 28% जीएसटी होता है कोई भी वस्तु पे, तो आप समझिए आपकी मेंटालिटी क्या कहेगी वो टैक्स देने के लिए। तो हमको ये समझना है, सरकार को ये समझना है कि भारत खाली कंपनीज का देश नहीं है, भारत एमएसएमई का देश है, भारत छोटे व्यापारियों का देश है। वहां पर आप जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लायंस कम कीजिए। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी या 10 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जो महीने की 3 रिटर्न है उसकी जगह क्वार्टरली रिटर्न रहने दीजिए। कुछ ऐसा सिस्टम लाइए, कॉम्पोजिशन स्कीम आपने 50 लाख रुपए पे रखी है, 50 लाख एक पान वाले का टर्नओवर होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टैक्स एक कैलकुलेशन बहुत चर्चा में आई कि 10 लाख से ज्यादा टैक्स खाली 24 लाख लोग देते हैं। आप लेकिन ये नहीं समझते कि कंपनीज में लॉसेज होते हैं, कंपनीज में डेप्रिसिएशन क्लेम्स होते हैं। तो इनकम से एसएससी का लिंक नहीं हो सकता, इनकम से मकान का लिंक नहीं हो सकता, इनकम से गाड़ियों का लिंक नहीं हो सकता। आज मेरी कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, लेकिन हो सकता है मैं क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एक्सपांशन कर रहा हूं, तो मेरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए मेरा टैक्स पेमेंट कंपैरेटिवली जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है उससे भी कम पड़ रहा हूं। तो हमको ये समझना चाहिए जो बैरोमीटर है, जो नॉन टैक्स पेयर है उसको नेट में लाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स पेयर ऑलरेडी नेट पे है उसी पे आप बार बार अटैक। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पे कि जब एनडीए गवर्नमेंट बन रही थी, नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बहुत थी। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते थे कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही खत्म कर सकते हैं क्योंकि टैक्स को लेकर के और मोदी का एक अलग नजरिया होगा। बहुत सारे लोग खुल करके बोलते थे ये, लेकिन जिसपे गवर्नमेंट यूपी छोड़ के गई थी टैक्स लैब को, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया। तो ये माना जा सकता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि नजरिया जब आप अपोजिशन में होते हैं तो बहुत अलग होता है, और जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं और चारों तरफ, जिसको लाल फीताशाही भी कहते हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स का एक कॉकस कहते हैं, उसके बाहर हमारे पॉलिटिशियन निकल नहीं पाते हैं क्योंकि जनता के बीच से निकल करके जाते हैं। उनको एहसास भी होना चाहिए कि किस तरह के लोगों की परेशानियों को हम देख के इस कुर्सी तक पहुंचे। देखिए, इनकम टैक्स का स्लैब आपने हर साल देख लिया, 50,000 रुपए से ज्यादा करनी पड़ती। तो जब आप बाहर होते हैं आपके कहने का नजरिया अलग होता है। सबसे पहले बीजेपी का अगर हम देखें तो नजरिया था 5 लाख रुपए इनकम टैक्स होना चाहिए। 2014 से 2017 आ गया, हम 2.5 लाख पे अटके हुए, 3 लाख पे अटके हुए। बात यह है कि कहना बड़ा आसान है, अभी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स की, बीसीटीटी लगकर हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, बट ये भी एक थ्योरेटिकल मूव है। इसलिए मेरा ये कहना है, सरकार ब्यूरोक्रेटिक सरकार है, जो भी ब्यूरोक्रेसी से प्रपोजल आते हैं उसमें एक आध कोई फ्रेश प्रपोजल टॉप मैनेजमेंट डाल लेता है, लेकिन लग नहीं रहा कि सरकार जो विचार विमर्श कर रही है लोगों से उसका इनपुट बजट में डाला जा रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और हर बार यही है कि हमारे साथ अपरा कुच्छल भी बैठी हुई हैं, अजय गुप्ता साहब भी बैठे हुए हैं, ये सब लोग स्टेट बजट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आप लोग तो गए थे मीटिंग में कि नहीं, उनमें से जब 3 घंटे हम लोगों से चर्चा है उनमें से एक लाइन भी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो सरकारों का वही है कि एक मुझे लगता है कि परंपरा रह गई, लेकिन तय जो करा हुआ है सरकारों ने होना वही है। अपराध जी समय कम है, मैं आपके पास में आना चाहूंगा एक बार कि देखिए
सरकार का मिडल टर्म में है, ये करीब 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मई के अंदर 3 साल कंप्लीट करेगी। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी सामने है। चाहिए कुछ भी डर हो, लेकिन अगर जनता को राहत मिलती है तो लगता है कि सरकार वास्तव में जनता का बजट दे रही है। देखिए, बिल्कुल जैसे कि आप सही बोल रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और 2.5 साल निकल गए और हमने उम्मीदें ही लगाई थी। और जब मोदी सरकार आई थी तो अच्छी खासी उम्मीदें थी। पिछले साल भी इस समय हम यहीं बैठे थे और उससे पिछले साल भी अभी यहीं बैठे थे। कहने का मतलब है कि कुछ बहुत ज्यादा अगर बोले कि इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है। हम सब मार्केट में घूमते हैं और कहीं ना कहीं मतलब इतना ज्यादा मंदी का दौर है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स का दौर है। जैसे कि पहले भी ये आपने गिया साहब ने सही बोला कि जो हम इन्विजन कर रहे हैं, जो एक इमेज इन्विजन कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इंडिया इज अ कंट्री of grassroots level. India is a country wherein the composition, मतलब जो composition है लोगों का, वो एक फार्मर भी है, पान वाला भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, MSME सबको ही है, सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है और बड़े लोग नहीं है। और आप उन्हीं लोगों से और टैक्स ले लेके आप कितना उनको छलनी करेंगे। आप और लोगों को ऐड करिए ताकि टैक्स की चोरी नहीं हो। पर जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनको छलनी करना एक बहुत ही गलत धारणा है। और अगर मैं औरतों की बात करूं, आपने MSME की बात करी, अगर मैं औरतों की बात करूं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके लिए तो रोजमर्रा का एक एक्सपेंडिचर करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ATM कार्ड तो बनवा लिए, ATMs में तो पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे अपना घर चलाती हैं या कैसे अपना पैसा सर्कुलेशन में लाती हैं। जो कुछ एक छोटी अमाउंट की कमाई थी वो डीमोनेटाइजेशन के दौर पे उनके आदमियों को पता चल गई है और वो बैंक में जमा करा दी है और अब आदमी उस पर बैठा हुआ है। उनके जो घर का आदमी है वो उस पर बैठा हुआ है। कहने का मतलब है औरतों को फिर लेके जाके वही प्रॉब्लम में है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक जल्दी से GST की डेट आए, एक जल्दी से एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए कि कॉन्क्रीट लेवल हो। रियल एस्टेट का देखें या फिर होटल इंडस्ट्री का देखें। अगर हम टूरिज्म की भी बात करें, टूरिस्ट आना इंडिया में बहुत कम चाह रहा है। जो पिछले बार न्यू ईयर्स में, तो टूरिज्म को भी बिलोंग करती हूँ, जो पिछली बार न्यू ईयर्स के समय एक टूरिस्ट आता था वो इस साल नहीं आया है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ है। JLF की भी बात करें, JLF में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। कैशलेस उन्होंने सोचा था करने के लिए, बट कैशलेस तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतने नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने वो पैसा अपना एक आधे दिन की सेल्स उन्होंने लूज कर दी है। अपरा जी, आपका मानना है कि अभी तो कम से कम बजट से ज्यादा जरूरत है कि जो चीजें अभी चल रही हैं प्रचलन में उनका रिव्यू करने की आवश्यकता है। आपने कैशलेस बनाने की कोशिश तो कर दी, आप ATM भी दे देंगे, लेकिन नेटवर्क नहीं होगा और हर व्यक्ति के पास में वो फोन नहीं है जो वास्तव में कैशलेस के लिए जरूरी हो। अभी भी जहां मुझे लगता है कि 2-2 लाख रुपए पर डे की बिक्री है, कई जगह ऐसी हैं, जयपुर की बात करें कि जिनसे हम कहते हैं कि कार्ड हमारे पास में पैन नहीं, सब मेरे पास तो कैश ही देना पड़ेगा, हमारे पास में मशीन ही नहीं है। सरकार कम से कम उनको बाध्य तो करे कि आप कार्ड से भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो फिर उसको दौड़ने के लिए नहीं कहा जाता। जब चलना सीखता है तो उसके पाँव में तेल मालिश करके उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। इसीलिए किया जाता है ताकि वो आगे जो स्टेप ले वो और अच्छे से ले और गिरे ना। तो वो एक स्ट्रेंथनिंग जो प्रोसेस है वो करना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं कैलाश मित्तल साहब, समय कम है, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जौहरियों की अगर बात करें, क्योंकि जयपुर की अपनी एक अलग पहचान बनी हुई है, इनकम टैक्स की नजर में भी आप लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर देश में कहीं भी छापा होता है तो कोई भी लिख देता है, कोई बड़ा चैनल हो कि जयपुर में भी जौहरियों के छापा, तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बार की खास आप लोग, या भ्रम है कि चलो पहले भी कुछ नहीं मिला, अब की बार भी नहीं, आप लोगों ने प्रेशर बनाया हो, उसका कुछ रिजल्ट मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, टैक्स की चोरी का मामला है वो तो सरकार का कानून है। अगर कोई भी चोरी करेगा तो सरकार की सर्च होगा, उसमें जो टैक्स भरेगा वो टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यापारी भी नहीं चाहता कि कोई टैक्स की चोरी करे जी, लेकिन टैक्स चोरी नहीं करने के लिए व्यापार को संयम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर में आज जितने भी व्यापारी को टर्नओवर जितना बड़ा बढ़ता है उसमें स्कूटनी के अंदर में उसकी फाइल आ जाती है। स्कूटनी में फाइल आ गया मतलब डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास में खर्चा पहुंचेगा। स्कूटनी एक ऐसा कॉमन खेल कर दिया उन्होंने, जितना बड़ा टर्नओवर करोगे उसको स्कूटनी में ले आओ। तो व्यापारी को डर तो बैठा रखा है डिपार्टमेंट का, टैक्स का। तो व्यापारी या तो टैक्स देवे या सरकार से बचे, डिपार्टमेंट से बचे। तो सबसे पहले सरकार को सजीकरण व्यापारियों के लिए करना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, आज सन 1961-62 में इनकम टैक्स का कानून लागू हुआ था।
जब सरकार ने एक नियम बनाया था 20,000 रुपए की ओल्ड परचेज, यानी जो कस्टमर माल बेचता है वो खरीद सकते हैं, उसके बाद से आज तक 20,000 से ऊपर की पुरानी खरीद नहीं कर सकता कैश से व्यापारी। आप देखिए कोई भी आदमी का बीमार हो जाता है, उसको तत्काल पैसे की जरूरत पड़ जाए तो व्यापारी उसको पैसा कैसे देवे? कैश में देगा तो टैक्स की चोरी करेगा, चेक से देगा तो